शाहदरा के विवेक विहार स्थित नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र में भीषण आग लगने के बाद गंभीर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर लगातार खबरों में आग की घटनाओं के बने रहने के बावजूद क्यों दिल्ली नगर निगम, दिल्ली का अग्निशमन विभाग और दिल्ली सरकार कुंभकर्णीय मुद्रा में सो रही है। आज से कुछ वर्ष पहले मदर इंडिया पत्रिका के दिसंबर अंक दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी आग के बाद लेख आग के ढेर पर दिल्ली छापा था। उस समय भी मीडिया ने सरकार को चेताया था कि संभल जाइए, अभी भी मौका है। लेकिन सुनना तो दूर, न ही उस समय की भाजपा शासित एमसीडी ने कोई कदम उठाया, न ही आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई। एमसीडी में सरकार बदलने के बाद भी उसी ढर्रे पर सारा कामकाज चल रहा है। सवाल यह उठता है कि जब न्यायालय को ही सब कुछ करना है तो फिर नई सरकार, नए इरादों के नारे किस लिए? विवेक विहार के अस्पताल में लगी आग से न केवल अस्पताल की इमारत बल्कि अगल बगल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अतिरिक्त जिन 12 मासूमों को अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए माता पिता छोड़कर गए, आग लगने के बाद न तो अस्पताल की नर्सें, न ही डॉक्टर, न ही वार्ड कर्मी बच्चों की जान बचाने को आगे आए। जिन जाबाज स्थानीय लोगों के कारण 5 मासूमों की जान बच सकी, वो इंसान के रूप में फरिश्ते थे। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम टीम इन लोगों की हिम्मत को सलाम करता है। बड़े बड़े नेता इन घटनाओं पर दुख जता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से दिल्ली में आगजनी के बढ़ते खतरे पर कोई कार्रवाई न ही उच्चतम स्तर और न ही निचले स्तर पर हुई है। कुछ समय पहले की ही बात है जब कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट में फोम इत्यादि का काम करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उससे पहले इसी इलाके के मेन रोड पर स्थित एक बड़े शोरूम में भीषण आग लगी थी। इसके अतिरिक्त इसी इलाके में स्थित एक बड़े बैंक्वेट हॉल में भी भीषण आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को क्रेन भी बुलानी पड़ी थी। जिस तरह विवेक विहार के अस्पताल में सभी नियमों को ताक पर रखकर अवैध गैस फिलिंग इमारत के बेसमेंट में किए जाने की खबर मिली, 5 शिशुओं की मंजूरी होने के बावजूद 12 बच्चों की भर्ती की गई और अस्पताल के लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे विवेक विहार हो या मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, हर जगह का यही हाल है। कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों का वह वीडियो सामने आया था जब कोचिंग संस्थान में आग लगने के कारण वह सीढ़ियों से लटक कर नीचे आने को मजबूर हो गए थे। आपको ताज्जुब होगा कि इसके बाद मुखर्जी नगर में कार्रवाई के नाम पर एजेंसियों द्वारा केवल खानापूर्ति की गई। पोल तब खुली जब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों की एक विशेष टीम को पर्यवेक्षण के लिए भेजा गया। इसके बाद जब उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई तो निगम द्वारा कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई की गई। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, मॉल इत्यादि की कोई जांच गर्मियों को देखते की गई भी है या नहीं? आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि दिल्ली में बनने वाली बड़ी बड़ी सोसाइटियों का क्या? वहां भी तो आगजनी की घटनाएं कई बार देखने को मिलती रही हैं। इस संबंध में राष्ट्र सर्वप्रथम टीम द्वारा दिल्ली अग्निशमन विभाग के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर संजय तोमर से बात की गई, जिन्होंने बड़ी बड़ी सोसाइटियों पर अग्निशमन की स्थिति सुधारने हेतु विभाग द्वारा हुई कार्रवाई पर चर्चा की। राजधानी दिल्ली की द्वारका के 137 को जो फायर ब्रिगेड का नोटिस दिया गया है, इस संदर्भ में जो है आपका क्या कहना है उस नोटिस के संदर्भ में? फायर सेफ्टी जो है दिल्ली के अंदर ये गवर्न होती है दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और उसके अंतर्गत जो 2010 में रूल्स बने थे उसके अंतर्गत, और रूल 36 पे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो दिया जाता है रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स को, उसकी जो मियाद होती है वो 5 वर्ष होती है। लेकिन प्राय ये देखने में आया कि एक बार इन सोसाइटीज़ ने NOC लेने के बाद में उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया। फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और जो इंसिडेंट पीछे रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस के अंदर हुए हैं जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, तो पब्लिक की भलाई के लिए और फायर सेफ्टी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए उनको नोटिस दिए गए थे कि वो अपना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है रिन्यू कराएं। देखिए, ये सारे प्रावधान जो हैं रूल 27 के अंतर्गत दिल्ली फायर सर्विस के जो नियम है, नियमावली 2010 की, उसमें वर्णित है कि कौन कौन सी ऐसी ऑक्यूपेंसीज हैं जो उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसमें हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी आते हैं जिनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए। और रूल 33 में ये 20 पॉइंट हैं जिसमें एक्सेस से लेकर आपके फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, उसके चारों तरफ उसके मीन्स ऑफ एग्जिट, कंपार्टमेंटेशन
इस तरह के 20 पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत पहले हम भवन के नक्शे चेक करते हैं और अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं कि फायर सेफ्टी के लिए ये प्रावधान किए जाएंगे। जब वो भवन रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी के जो भी बहुमंजिल इमारत हैं जब वो पूरे बन के तैयार हो जाती हैं, तब हमारी एक टीम वहाँ जाकर उस प्रावधान के अनुसार उनको चेक करती है। अगर सिस्टम ठीक पाया जाता है तो उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। देखिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अभी पीछे द्वारका में भी एक कार्यक्रम किया गया था और उसमें हमारा कहना यही है कि जो फायर सेफ्टी के प्रावधान हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम हो, रास्ता हो गाड़ियों के जाने का, टैंक पर अप्रोच हो, टैंक के अंदर पानी और फायर फाइटिंग की जो जितने भी साधन वहाँ मौजूद हैं वो पूर्णतः कार्य कुशल होने चाहिए। उसके अंदर मतलब देखा ये जाता है कि वो एक बार लगवा दिए जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं होती उनकी, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादातर काम में नहीं आते। वो सारे सिस्टम जितने भी वहाँ पर ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। जब तक फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचती है तो उनकी सोसाइटी के दो लोगों द्वारा ही उनको ऑपरेट करके फायर को कंट्रोल किया जाना चाहिए पहले 10 या 15 मिनट तक, जब तक फायर ब्रिगेड की इंटरवेंशन नहीं होती। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तभी उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ज़रूरत है उसके रखरखाव की, उसकी उपयोग में लाने की जो विधि है वो वहाँ के लोगों को हम बताएंगे। हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारी गुजारिश ये रहेगी कि उस सिस्टम को वो ठीक रखें और हमारे से अगर दिल्ली फायर सर्विस से अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उनको वो ट्रेनिंग भी वहाँ पर ही मुहैया कराएंगे। रिहायशी इलाकों के संबंध में अग्निशमन विभाग की कार्यवाही जायज है, लेकिन क्या व्यापारिक ब्लॉक मसलन कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट, खान मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, सदर बाजार में गर्मी आने से पहले क्या कोई जांच की गई है? यह भी सही है कि अग्निशमन विभाग को अकेले आगजनी पर रोकथाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिम्मेदारी दूसरी एजेंसियों की भी है। ये सभी बाजार या तो अतिक्रमण के कारण तंग गलियों या तारों के जाल में कैद हैं। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हालत और भी बुरी इसलिए है क्योंकि लालच के खेल में लगातार इंडस्ट्रियल जमीन पर कमर्शियल निर्माण कर इलाके में न केवल पहले से बदहाल व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह की इमारतों के एक साथ आने से जान माल का खतरा और भी बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते समय जानबूझकर रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग की भूमि को अलग रखा गया ताकि किसी हादसे के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। ये उस समय के अधिकारियों की दूरदर्शिता थी जिन्होंने औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्माणों के लिए नियम कड़े रखे ताकि न्यूनतम स्तर पर भी नियमों का पालन हो तो भी हादसे से काफी हद तक बचा जा सके। अस्पताल जैसे उच्च जोखिम वाली इमारत में जो आग लगी वह न सिर्फ साथ की इमारतों में फैली बल्कि उस आग से 3 और लोग भी मारे गए। औद्योगिक क्षेत्र में तो सभी इमारतें आग को लेकर नाजुक स्थिति में रहती हैं, लेकिन वर्तमान में एमसीडी करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के ई कुमार महिंद्रा के नेतृत्व में चल रहे खेल से न केवल अवैध कमर्शियल निर्माण बल्कि अवैध रिहायशी निर्माणों को भी बल मिलता जा रहा है। इमारत के प्रति लिंटर के पैसे बस भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचने चाहिए। आप 100% निर्माण या उससे भी अधिक निर्माण कर सकते हैं। खुले में निर्माण सामग्री रखकर एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा सकते हैं। धुंध हो या बरसात, AQI 100 हो या 400, आप निर्माणाधीन इमारत में लकड़ी के चूल्हे जला सकते हैं। टेम्परेरी मीटर लगाने में लापरवाही कर सकते हैं। इमारत के आगे बरसों से लगे पेड़ को जड़ समेत खत्म कर सकते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लंबी इमारत बना सकते हैं और जब जांच हो तो उसकी फर्जी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भिजवा सकते हैं। जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एवं नगर निगम के बीच कश्मकश जारी रहेगी, उसका फायदा अराजक तत्व, भ्रष्ट अधिकारी व अवैध व्यापार करने वाले माफिया सिंडिकेट उठाता रहेगा। इससे नुकसान सिर्फ जनता का होगा जिसने अभी हाल ही में अपने वोट की शक्ति का प्रयोग लोकसभा चुनाव में किया है। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और नगर निगम के पास अभी भी मौका है। विकास परक राजनीति करते हुए अवैध तत्वों को रोकने के लिए ही जनता ने सरकार को चुना है। अगर पार्टियां अपनी अपनी सरकारों से शहर के लिए काम नहीं करवा सकती तो उनको किसी भी स्तर की सत्ता हो वहां रहने का हक नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के साथ कई एजेंसियों के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास शक्ति है कि वह दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में 5 महीने अभी शेष हैं।
अवैध तत्वों पर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो विवेक विहार जैसे कई कांड और होंगे और मरने वाले मासूमों के मौत के दोषी सभी होंगे।